हेलो फ्रेंड्स, मैं रणवीर सिंह आपको आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आएगा। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत, जिसका आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़, द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं। उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आते हैं और ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद भी आएगा और यदि पसंद आए तो सभी इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों चलो पता करते हैं क्या है इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, निर्माण उद्योग या सेकेंडरी एक्टिविटीज। जितने भी हम कार्य करते हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं हम करते हैं, उन आर्थिक क्रियाओं को मेनली 3 वर्गों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटी गई हैं। एक प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरी सेकेंडरी एक्टिविटीज और तीसरी ट्राइसरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वे होती हैं जिनमें हम सीधे प्रकृति से संसाधनों को प्राप्त करते हैं और उनको बेचकर आय प्राप्त करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, फिशरिंग आदि। ये प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज वे कहलाती हैं जिसमें मनुष्य अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से कोई ना कोई प्राइमरी संसाधनों को नए संसाधनों में या अधिक कीमती संसाधनों में बदलने का काम करता है और उसी प्रक्रिया का नाम है मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहलाता है वो? मैन्युफैक्चरिंग। जैसे किसान गन्ना उत्पादन कर रहा है तो किसान प्राथमिक क्रिया में लगा हुआ है, जबकि वही गन्ना जब वो शुगर इंडस्ट्रीज को देता है तो शुगर इंडस्ट्रीज उसको गन्ने से चीनी में बदलने का काम कर देती है। चीनी की कीमत ज़्यादा है, चीनी क्वालिटी में भी अच्छी है, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो इस तरह के जितने भी कार्यों में लोग लगे हुए हैं, ऐसे सभी लोग जो किसी न किसी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, निर्माण में लगे हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। और निर्माण भी आपको समझ आ गया होगा। निर्माण उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मनुष्य अपने कौशल से, अपनी ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से किसी कम कीमती संसाधन को अधिक कीमती संसाधनों में बदलने का काम करता है। उसे कहते हैं हम विनिर्माण। क्या कहलाता है वो? विनिर्माण। विनिर्माण को हम अलग अलग से क्लासीफाई करते हैं। 4 प्रमुख बेस हैं जिनके बेस पर उनको क्लासीफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। उनमें से पहला बेस है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, अर्थात उस इंडस्ट्रीज का, उस उद्योग का ओनर कौन है, मालिक कौन है। मालिक के आधार पर इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, ABCD। पहला है स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिनको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जिन पर पूरी देश की जनता का समान इक्वल राइट्स होता है, अर्थात जिन उद्योगों का नियंत्रण, रखरखाव और विस्तार करने का अधिकार पूर्णतः गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, सरकार के अंतर्गत आता है, वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे HMT, BHEL, सेल। HMT मीन्स हिंदुस्तान मशीनरी ऑफ टूल्स, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और सेल मीन्स S से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वे इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर में आती है, सार्वजनिक क्षेत्र के इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। सेकंड है निजी क्षेत्र के उद्योग, पर्सनल इंडस्ट्रीज, निजी क्षेत्र के, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष या परिवार विशेष का ही अधिकार हो, ऐसे इंडस्ट्रीज को निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है, पर्सनल इंडस्ट्रीज कहा जाता है।
जैसे टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सभी निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तीसरा पार्ट है इसमें मिश्रित क्षेत्रक, मिक्स्ड सेक्टर। इसको कौन सा क्षेत्रक होता है? जिसमें उद्योग लगाने के लिए बड़ी मात्रा में कुछ पैसा निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का होता है और कुछ पैसा गवर्नमेंट का होता है। तो ऐसे उद्योग को मिश्रित उद्योग कहा जाता है, अर्थात उसमें कुछ शेयर्स सरकार के होंगे और कुछ शेयर किसी कंपनी के होंगे, प्राइवेट कंपनी के, चाहे वो अपने देश की है या विदेश की है, ऐसे किसी कंपनी के होते हैं। तो ऐसे उद्योग को मिश्रित उद्योग, मिक्स्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट ऐसा ही एक इंडस्ट्रीज है जो भारत ने रूस के सहयोग से लगाया है। भारत सरकार का उसमें कंट्रीब्यूशन है और कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें रशिया कंट्री का है, किसी कंपनी का है। तो उसे मिश्रित क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। और चौथा है सहकारी क्षेत्रक, कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग कोऑपरेटिव सोसाइटी के उद्योग कहलाएंगे जिनमें पूंजी का एक बड़ा हिस्सा, कैपिटल्स, जो उसको उद्योग को खड़ा करने के लिए कैपिटल्स हम लगाते हैं, पूंजी जो लगाते हैं, धन जो लगाते हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा किसी उद्योगपति का होता है और बाकी हिस्सा उसको उद्योग को जो रॉ मटेरियल देते हैं, कच्चा माल दे रहे हैं, अर्थात जो फार्मर्स होते हैं या नियर बाई के उससे रिलेटेड पर्सन होते हैं, उनका उसमें शेयर्स होता है। तो ऐसे उद्योग को कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कहा जाता है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। जैसे अमूल मिल्क इंडस्ट्रीज जो है वो कोऑपरेटिव क्षेत्र में है। मदर डेयरी कोऑपरेटिव क्षेत्र में है। महाराष्ट्र में अनेक शुगर मिल्स ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करते हैं। यूपी में भी कई सारे शुगर मिल्स ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव क्षेत्र के उद्योगों में से एक गिने जाते हैं। तो ये चारों समझ आए होंगे, सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, मिश्रित क्षेत्रक और सहकारी क्षेत्रक। उसके बाद उद्योगों को जो क्लासीफाई हमने किया है, उसको क्लासिफिकेशन करने का जो बेस है वो रॉ मटेरियल के आधार पर। इंडस्ट्री जो हैं वो रॉ मटेरियल के बेस पर भी अलग अलग क्लास में, अलग अलग ग्रुप में बांटी गई हैं। कौन कौन से? जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड, मिनरल बेस्ड, एनिमल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, अर्थात कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। इनको किस आधार पर बांटा गया है? जिन उद्योग के लिए, कोई भी उद्योग है उसमें दो चीजें होती हैं, एक रॉ मटेरियल और एक प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल वो होता है जिसको मैनिपुलेट करके उच्च कीमत में, हाई प्राइस में कन्वर्ट करने का, या गुड मटेरियल बनाने में जो सामान बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे गन्ना चीनी मिल के लिए रॉ मटेरियल है और चीनी उसका उत्पाद है, उसका प्रोडक्ट है। तो जिस उद्योग के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल एग्रीकल्चर से आता है, कृषि से आता है, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्रीज, चाय उद्योग, कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, ये कृषि आधारित हैं, क्योंकि इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कृषि से प्राप्त हो रहा है। तो ये कृषि आधारित उद्योग हुए। दूसरा है मिनरल बेस्ड, खनिज आधारित उद्योग, अर्थात जिन उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल, खनिजों से, जो जमीन से खनिज पदार्थ हम खोद कर निकालते हैं, उसको वे रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जो खनिज आधारित, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं।
तीसरा है पशु आधारित, ऑन द बेस ऑफ एनिमल्स। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो एनिमल पर बेस्ड हैं, अर्थात जिन उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल एनिमल्स से मिलता है वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। जैसे दुग्ध उद्योग, मांस उद्योग, लेदर इंडस्ट्रीज, चमड़ा उद्योग और ऊन उद्योग, ऊन वूलन इंडस्ट्री। तो ये ऐसे उद्योग हैं जो पशु आधारित हैं। इसके बाद आता है वनों पर आधारित उद्योग। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट से, वनों से उन्हें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, तो उन्हें वन आधारित उद्योग कहा जाता है। कौन से हैं वन आधारित उद्योग? वन आधारित उद्योग जैसे पेपर इंडस्ट्रीज, कागज उद्योग, रबर उद्योग और बहुत सारे औषधीय दवाइयाँ बनाने के लिए भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज वनों पर आधारित हैं। और इसके साथ साथ फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर भी एक उद्योग है, क्योंकि उसके लिए भी रॉ मटेरियल कच्चा माल लकड़ी है, और लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से प्राप्त होती है। तो ये कहलाते हैं वनों पर आधारित उद्योग। अब उद्योगों के वर्गीकरण का तीसरा बेस, थर्ड बेस कौन सा है जिसके आधार पर उद्योगों को क्लासिफाई किया गया है? थर्ड बेस है कंजप्शन के, अकॉर्डिंग टू कंजप्शन, उपभोग के आधार पर। उपभोग अर्थात हम उसका उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। किसी भी उत्पाद का हम दो तरह से उपयोग होता है। एक, सीधे जो प्रोडक्ट बना कारखानों में उसको कंज्यूमर ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने यूज में ले लिया, अपने प्रयोग में ले लिया। और दूसरा, जो एक इंडस्ट्रीज में सामान बना वो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए एज ए रॉ मटेरियल, एक कच्चे माल की तरह प्रयोग हो गया। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग में लोहा बनकर तैयार क्या होता है? आयरन ओर से आयरन तैयार हुआ, लोहा तैयार हुआ, स्टील तैयार हुआ। और बहुत सारे उद्योगों के लिए, चाहे वो मशीनरी उद्योग है या यातायात के कार उद्योग है, बस ट्रक बनाने के कारखाने हैं, या रेल के कोच बनाने के कारखाने हैं, रेल के इंजन बनाने के कारखाने हैं, या दूसरे मशीनी उपकरण बनाने के कारखाने हैं, उन सब के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आया? लोहे से आया। और लोहा कहाँ से बना? लोहा इस्पात उद्योग से। अर्थात लोहा इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए, बहुत सारे उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तो ऐसे उद्योग को कहते हैं आधारभूत उद्योग, फंडामेंटल इंडस्ट्रीज, फंडामेंटल इंडस्ट्रीज। और सेकंड है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग कौन से हैं? जिनमें बनने वाला सामान डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। ऐसे उद्योग जिनमें बनने वाला सामान सीधे कंज्यूमर्स तक पहुंच जाता है। जैसे ब्रेड उद्योग है, ब्रेड बनाया, ब्रेड कारखाने में बना, ब्रेड को किसी इंडस्ट्रीज वाले ने नहीं खरीदा बल्कि सीधे कंज्यूमर्स ने खरीदा जो उसका उपयोग कर रहा है। इसी तरह बिस्किट उद्योग, बिस्किट भी कारखाने में बने और सीधे ग्राहकों तक पहुंच गए। ऐसे ही कार उद्योग, बस और ट्रक उद्योग, ये सारे ऐसे उद्योग हैं जो कंज्यूमर उद्योग कहलाते हैं, कंज्यूमर बेस्ड उद्योग कहलाते हैं, उपभोक्ता उद्योग ये कहलाते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है पूंजी निवेश के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम कोई भी उद्योग लगाते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पूंजी लगानी पड़ती है, धन लगाना पड़ता है, तभी उद्योग स्थापित होता है। अब उद्योग में हमने पूंजी कैपिटल कितनी लगाई, उसके आधार पर ये 3 टाइप्स के उद्योग बने। पहला है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज। बृहत उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। अब बृहत उद्योग किसे कहते हैं? बृहत उद्योग उस उद्योग को कहेंगे जिसमें
पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट की जाती है, बहुत कई करोड़ रुपए उसमें खर्च किए जाते हैं, हजारों लोग उसमें काम करने वाले होते हैं, अधिकांश काम मशीनों से होता है, हाई टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन एंड स्टील प्लांट है, हिंदुस्तान शिपयार्ड्स है, टाटा मोटर्स है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। इससे फिर पूंजी यदि हम थोड़ी कम लगाएं, लेस देन 1 करोड़ जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, ऐसे उद्योग या 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में जिनमें इन्वेस्ट किया जाता है, लगभग 100-150 आदमी उसमें काम करते हैं। कुछ काम मशीनों से होता है और अधिकांश काम खुद मैकेनिक उसमें करते हैं। तो ऐसे उद्योगों को कहा गया लघु उद्योग। बहुत सारे कारखानों में पुर्जे बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती हैं छोटे मोटे, तो वे सब लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। साइकिल बना रहे हैं, साइकिल भी लघु उद्योग के अंतर्गत आ रही है। और कॉटेज इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? जिसमें लेस देन 20 लाख, 20 लाख से कम यदि हमने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, और छोटे मोटे हम प्रोडक्शन घर पर बना लेते हैं, उसमें कुछ मेंबर्स घर के काम में आ जाते हैं और कुछ मेंबर हम बाहर से हायर कर लेते हैं। लगभग 15-20 व्यक्ति उसमें काम करते हैं। तो ऐसे उद्योग को कॉटेज इंडस्ट्रीज या कुटीर उद्योग कहा जाता है। जैसे खिलौने बनाना, चटाई बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब किसके अंतर्गत आया? कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आया। तो ये पूरा उद्योगों का वर्गीकरण मैंने बताया। किस किस बेस पर? स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उपभोग के आधार पर और पूंजी निवेश के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर। जानते हैं भारत में लोहा इस्पात उद्योग, सबसे पहला लोहा इस्पात उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया और किसने किया? आधुनिक भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग रतनजी टाटा, रतनजी टाटा के पिता जमशेदजी टाटा ने 1907 में लगाया था। कहाँ? जमशेदपुर। जमशेदपुर जो आज झारखंड में है, झारखंड में है, वहाँ पहला आधुनिक उद्योग लगाया था 1907 में। लेकिन कुछ कारणों से वो उद्योग चल नहीं पाया और उसे जल्दी ही बंद करना पड़ा। लेकिन 1911 में 1911 में उसको री एस्टेब्लिश किया गया, पुनः उसको स्थापित किया गया और तब से वो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक गिना जाता है, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। तो ये भारत का पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग है। इसी तरह चीनी उद्योग भी, आधुनिक चीनी उद्योग सबसे पहला 1903 में लगा था और 1903 में बिहार में लगाया गया था, बरौनी के पास में। 1903 में सबसे पहला चीनी मिल लगा था। ऐसे ही सूती वस्त्र उद्योग, पहला सूती वस्त्र उद्योग भारत का आधुनिक कब लगा, कहाँ लगा, ये भी कोई अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का आधुनिक सूती मिल 1854 में, 1854 में मुंबई में स्थापित हुआ था। आधुनिक सूती मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुआ था। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर कई जगह जीके में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब इसी पर एक आधारित आता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, हमने उद्योग लगाए, उस उद्योग को इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण, उद्योगों की स्थिति
को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी इंडस्ट्रीज को, हम कोई इंडस्ट्रीज कहां पर स्थापित करें, कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है कच्चा माल। किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना कच्चे माल के हम बनाएंगे क्या? तो जिन क्षेत्रों में जिस उद्योग के अनुकूल सुटेबल रॉ मटेरियल मिलेगा, वहीं उस उद्योग का डेवलपमेंट अधिक होगा। जहां उसके लिए रॉ मटेरियल पास में नहीं मिलेगा, उद्योग ठीक से विकास नहीं कर पाएगा। जैसे भारत के अधिकांश जो लोहे के कारखाने हैं, लोहा इस्पात संयंत्र हैं, स्टील प्लांट हैं, वे ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लांटों में एस्टेब्लिश हैं। छोटा नागपुर प्लांटों क्यों वहाँ एस्टेब्लिश हैं? वहाँ उनके लिए रॉ मटेरियल है, आयरन ओर मिल जाता है, चूना पत्थर मिल जाता है, डोलोमाइट मिल जाता है और कोयला मिल जाता है, जो उसको पिघलाने के काम आता है। तो कच्चा माल वहाँ आसानी से उपलब्ध है। तो जिन उद्योगों के लिए जिन क्षेत्रों में रॉ मटेरियल इजीली उपलब्ध हो जाता है, वहीं वो उद्योग विकास करता है। दूसरा उसको प्रभावित करने वाला कारक है श्रम, लेबर। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये देखता है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आए, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम कब आएगी? जब उसको चीप एंड बेस्ट, सस्ते और कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाएं। और वो कहाँ मिलेंगे? जहाँ पॉपुलेशन अधिक होगी, अर्थात जिन क्षेत्रों में देखा गया है कि जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ उद्योगों का विकास भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उद्योगपतियों को लेबर सस्ती मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, कुशल लेबर मिल जाएगी। तो ऐसी जगह भी उद्योगों का विकास अधिक होता है। और तीसरा है पूंजी, कैपिटल। किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए कैपिटल की भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि धन के बिना तो कोई चीज़ संभव ही नहीं। तो जिन क्षेत्रों में अच्छे बैंकिंग सिस्टम अच्छे हैं, कैपिटलिस्ट अच्छे हैं, पूंजीपति अच्छे हैं, उन देशों में, उन प्रदेशों में, उन क्षेत्रों में इंडस्ट्री ज़्यादा, और जहाँ ये चीज़ें कम हैं वहाँ उद्योग कम स्थापित हो पाते हैं। इसके बाद एक और फैक्टर्स इसको प्रभावित करता है, वो है जल की उपलब्धता। बहुत से सो मैनी इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन वाटर। बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जिनके जो पानी जिनके लिए ज़रूरी होता है, पानी उपलब्ध नहीं होगा, इंडस्ट्रीज संभव नहीं है। जैसे जूट इंडस्ट्रीज है, जूट इंडस्ट्रीज के लिए पानी के बिना जूट उद्योग चल ही नहीं सकता। शुगर इंडस्ट्रीज है, बिना पानी के संभव ही नहीं है। तो सो मैनी इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन वाटर। तो जिन क्षेत्रों में पानी की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है, वहाँ उद्योग विकसित ज़्यादा होते हैं, और जहाँ ये चीज़ें कम विकसित हो पाती हैं, वहाँ उद्योग कम विकसित हो पाते हैं। इसके बाद आता है यातायात और संचार। कारखाने तक रॉ मटेरियल पहुंचाने और मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने और कारखाने से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए यातायात और संचार का होना जरूरी है। तो देखा है देश के किसी भी देश, चाहे इंडिया का एग्जाम्पल लो, चाहे किसी अदर कंट्री का एग्जाम्पल लो, तो जिस कंट्री में भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात और संचार के साधन जितने बेस्ट होंगे, वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा होगा। और जहाँ यातायात और संचार के साधन जितने कमज़ोर होंगे अर्थात पिछड़े होंगे, वहाँ औद्योगिक विकास इतना ही कम होगा। तो ये फैक्टर्स हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और है, जैसे क्लाइमेट,
जलवायु भी उद्योगों की स्थिति को इफेक्टेड करती है। कई सारे इंडस्ट्रीज हैं जो क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्रीज, सूती वस्त्र उद्योग है। अक्सर सूती वस्त्र उद्योग का विकास ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ की क्लाइमेट ह्यूमिड हो, जहाँ हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा हो। ऐसे क्षेत्रों में क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ धागे से, कपास से धागा तैयार करने में वेस्टेज कम से कम होता है। तो ज़्यादातर यही कारण है कि चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इन प्रदेशों में, या कर्नाटक हो या केरल हो, इनके तटवर्ती क्षेत्रों में ही अधिकांश कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हैं। तो जलवायु ने भी इसका प्रभाव डाला या नहीं? ऐसे ही चाय उद्योग है, चाय इंडस्ट्रीज है, कहाँ जहाँ उसके लिए सुटेबल क्लाइमेट होगी वहीं तो चाय इंडस्ट्री डेवलप होगी। जहाँ क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो कैसे होगी? और लास्ट है धरातल। तो धरातल भी किसी उद्योग की पोजीशन को, उद्योग की स्थिति को काफ़ी अधिक प्रभावित करता है। तुमने देखा होगा माउंटेन रीजन पर, जितने भी माउंटेन रीजन हैं, इंडस्ट्रीज कम पाई जाती है क्योंकि कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं। प्लेन्टो रीजन पर भी, पठारी प्रदेशों में भी इंडस्ट्रीज थोड़ी कम पाई जाती है, जबकि प्लेन रीजन, जो धरातल जहाँ समतल है, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अच्छी यातायात और संचार के साधन हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज अधिक डेवलप होती है, जबकि पर्वतों और पठारों में उद्योग कम विकसित होते हैं। तो ये टॉपिक मेरा समझ आया होगा। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे इससे अगले टॉपिक में जो बाकी बचता है उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।